हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं एक बार फिर से आज की इस क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब तक आपका जो कंप्लीट कोर्स है हम फिजिक्स का वो फिनिश कर चुके हैं। उम्मीद करूंगा कि आपने सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज कर लिए होंगे और आज हम यहां पर मुलाकात कर रहे हैं आपके साथ कुछ शानदार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हो तो सबसे बड़ा टूल क्या रहता है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। यानी कि हम देखेंगे कि पिछले साल के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कैसे हम उन्हें आसान बना सकते हैं और जानेंगे कि किस किस तरह से जो जो क्वेश्चंस आए हैं उनकी हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए। उनसे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उनको साथ ही साथ लेके चलेंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को जय हिंद। जल्दी से सारे स्टूडेंट्स एक बार फटाफट से लाइव आ जाएंगे। क्लास को शुरू होने से पहले एक बार जल्दी से अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेकर बैठेंगे ताकि आप ये जांच पाए कि जितना भी सिलेबस हमने पूरा यहां पर डिस्कस किया है, अलग अलग चैप्टर्स हमने यहां पर पढ़े हैं, उसमें आपने कितना अच्छा तैयारी की है। और याद रखिएगा ये क्लास आपकी जब भी होगी, अब जो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहां पर अब कुछ दिन डिस्कस करने वाले हैं उसमें आपको पूरी फिजिक्स को रिवाइज करके बैठना है। क्यों मैं कह रहा हूं कि आपको रिवाइज करना है? ताकि जब ये क्लास हो, हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करें तो आपके पास एक इंसाइट हो, आपको पता हो कि ये आना है, इस तरह के प्रश्न आने हैं और आप उन्हें आसानी से हैंडल कर लें। आज की क्लास में भी जरूर चेक कीजिएगा कि आपका स्कोर क्या रहा, आपने कितना स्कोर किया, लास्ट तक ये टेस्ट दीजिएगा। एक टेस्ट हम यहां पर आज कंडक्ट करने वाले हैं जिसमें मैंने कुछ शानदार फिजिक्स के एनिमेटेड क्वेश्चंस आपके लिए लाए हैं ताकि आपको एनिमेशन के माध्यम से बेस्ट ये समझ में आए कि फिजिक्स कितना आसान है और आप कैसे उसे आसान बना सकते हैं। ठीक है, चलेगा भाई। सभी को गुड इवनिंग है, सभी को जय हिंद। जल्दी से फटाफट से सारे स्टूडेंट्स एक बार जुड़ जाएंगे। जल्दी से फटाफट से सारे स्टूडेंट्स एक बार जुड़ जाएं। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग है भाई सभी को, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। सभी को जय हिंद। और बिल्कुल आशु पीडीएफ मिलेगी, किसी भी तरह की किसी भी स्टूडेंट को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। सभी की पीडीएफ मिलती है यहाँ पे, सभी के अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स होते हैं और आप यकीन मानेगा अगर आप मेहनत करते हैं तो ये एग्जाम आपका हो सकता है। जस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एक बात हमेशा याद रखेंगे, एक दिन में कुछ नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है। तो कंटिन्यूअसली मेहनत करते रहिएगा, परसिस्टेंट रहिएगा, कहीं पर भी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहीं पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिएगा, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। अपने चिंता के समय को चिंतन में लगाएंगे, चिंता नहीं करेंगे, रोड मैप बनाएंगे, अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि आप इस तरह से अपने एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। अपने आप को समय देंगे सारे स्टूडेंट्स, देखेंगे कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। और आपके लिए लेकर आते हैं आज की क्लास का द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन गाइस ऑन योर स्क्रीन। ठीक है, चलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आज आप सब रिवाइज कर आए हैं और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने मैं यहां पर रखने जा रहा हूं उसे आप जल्दी से हल करके आंसर बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट्स? बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इनफैक्ट आपका एनिमेशन के माध्यम से फिजिक्स को हम आसान बनाएंगे और कुछ शानदार क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलेगा भाई। शिवानी, रामी वल्या, फ्रैंकलिन, सभी का स्वागत है भाई। जितने भी स्टूडेंट जुड़ रहे हैं जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो जाओ भाई, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया भाई, जल्दी से फटाफट से पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है आपकी स्क्रीन पर स्टूडेंट्स। व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? आपको पता है सन रोज सुबह आता है, इतनी सारी सनलाइट देता है, फिर से रात को चला जाता है, फिर से उठकर सन दोबारा से मॉर्निंग में आ जाता है। तो सन की ऊर्जा का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सन्स एनर्जी? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है ये आपको बताना है। बताएंगे स्टूडेंट्स, क्या लगता है क्या आंसर आएगा? फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन या एटॉमिक एमिशंस? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन, अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठना। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों को दूर करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, हर एक तरह का क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे। सारे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, इन्हें बिल्कुल भी हल्का नहीं ले सकते क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द रीजन ऑफ सन्स एनर्जी? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट इज द सोर्स ऑफ द सन्स एनर्जी? सूर्य के अंदर ऊर्जा आती कहां से है? तो आपको पता है सूर्य के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या कहते हैं? परमाणु संलयन। अच्छे से समझाता हूं स्टूडेंट्स, डिटेल में जाकर थोड़ा सा समझेंगे कि यह होता क्या है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं किसके बारे में,
अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स सन के बारे में, किसके बारे में बातें हैं? सन के बारे में, सूर्य के बारे में। तो आपको पता है स्टूडेंट कि सन के सरफेस पे, सूर्य के पृष्ठ पर दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। दो गैसेस प्रेजेंट होती हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कौन कौन सी गैसेस पाई जाती हैं, तो वो दो गैसेस होती हैं हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो सूर्य की सतह पर, सूर्य के पृष्ठ पर दो गैसेस पाई जाती हैं। पहली गैस है हाइड्रोजन और दूसरी बन जाती है हीलियम। कौन कौन सी बनती है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो क्वेश्चन क्या बनता है ना स्टूडेंट, पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। पहला प्रश्न क्या बन जाता है स्टूडेंट? पहला प्रश्न बन जाता है सूर्य के पृष्ठ पर कौन कौन सी गैसेस पाई जाती है। क्या बनता है? सूर्य के पृष्ठ पर कौन कौन सी गैसेस स्टूडेंट्स पाई जाती है। आपका आंसर क्या बनेगा? हाइड्रोजन एंड हीलियम नाम की गैस पाई जाती है। कौन कौन सी गैसेस होती हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ठीक है, फिर पूछते हैं सूर्य के पृष्ठ का तापमान क्या है। सूर्य के पृष्ठ का तापमान क्या है, इसके सरफेस का टेम्परेचर क्या है? तो आप कहेंगे सर 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के पृष्ठ का तापमान पूछा जाता है स्टूडेंट्स की, इसके पृष्ठ का तापमान कितना होता है? आंसर क्या बनता है स्टूडेंट्स? 6000 डिग्री सेल्सियस। क्या बनता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा कर रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू रवि मालविया, दिल से आपका शुक्रिया। चलेगा, तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है ना, सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सन्स एनर्जी? तो आंसर बनता है न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बनता है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्या बनता है? नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है भाई? न्यूक्लियर फ्यूजन का मतलब होता है, देखो फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। जब छोटे छोटे परमाणु के न्यूक्लियस आपस में जुड़कर एक बड़ा परमाणु का नाभिक बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं, उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं आशीष, अच्छे से सारे कंसेप्ट्स रिवाइज कर लो भाई। और अब हम जुड़ चुके हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के साथ। तो आपसे पूछा जाता है पहला प्रश्न कि सूर्य की ऊर्जा का कारण क्या है स्टूडेंट्स? आंसर आप क्या देंगे? परमाणु संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। Which among the following is not a unit of distance? निम्नलिखित में से क्या दूरी की एक इकाई नहीं है? क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा? इनमें से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? आपके ऑप्शन है स्टूडेंट्स लाइट ईयर, लॉन्ग सेक, खगोलीय इकाई या पारसेक। क्या लगता है? Which of the following is not a unit of distance? इनमें से कौन सी दूरी की एक इकाई नहीं है? जल्दी से बताएंगे सारे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप सभी। जल्दी से बताएं। गुड इवनिंग है भाई, जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं, जल्दी से फटाफट से सारे स्टूडेंट्स आ जाएंगे और बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इनमें से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? दिनेश, ओके, बहुत अच्छे। जल्दी से फटाफट से सारे क्लासेस रिवाइज करके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हमने अब शुरू कर दी है। अगले 3-4 दिनों तक हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही स्टूडेंट के आंसर आ चुके हैं। आंसर बनता है क्या? इस प्रश्न का सही उत्तर बनता है स्टूडेंट्स लॉन्ग सेक। आपको पता है लाइट ईयर भी डिस्टेंस की यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल भी यूनिट है, पारसेक भी यूनिट है। जो नहीं है वो क्या है? लॉन्ग सेक। बहुत अच्छे यार, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बी आंसर दिया यार, बिल्कुल अपने आप को 1 नंबर दे देना। आप 1 नंबर की पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, यकीन मानेगा आप आग लगा सकते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस इतनी सी बात याद रखेंगे सारे स्टूडेंट्स की, जैसे जैसे मैं करवाता जाऊं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, वैसे वैसे साथ साथ करते रहिएगा। ठीक है, चलेगा, बहुत अच्छे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने स्क्रीन पर लाएंगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, सरफेस टेंशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया है आपसे आपकी स्क्रीन पर। बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। सरफेस टेंशन किसी भी लिक्विड में, एक तरल में सतह तनाव किसके कारण होता है? क्या ये एडहेसिव फोर्स की वजह से होता है? क्या ये कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है? क्या ये ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है? या इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से होता है? बताएंगे। पृष्ठ तनाव के बारे में बात करें तो आपको पता है कि मैं आपको यह बात बता चुका हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा स्फेरिकल शेप का, गोल आकार का, जैसे आपको पता है वायु के बुलबुले गोल आकार के होते हैं। अगर हम एयर बबल के बारे में बात करें, वायु का बुलबुला हम पढ़ें,
एयर बबल के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो एयर बबल के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, वायु का बुलबुला अगर हम पढ़ रहे हैं, एयर बबल के बारे में बात कर रहे हैं, तो एयर बबल की जो शेप होती है वो कैसी होती है स्टूडेंट्स? वो स्फेरिकल शेप होती है। आपको पता है एयर बबल की जो शेप होती है ना, वो स्फेरिकल शेप होती है, गोल आकार की होती है। इस वजह से स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जहां पर भी क्वेश्चन गोल आकार का बन जाता है, वहां पर आंसर आपका सरफेस टेंशन आता है। क्या आता है? सरफेस टेंशन आता है। और सरफेस टेंशन बेसिकली किस वजह से होने वाला बेसिक एक फिनोमेना है, तो याद रखेंगे कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। सरफेस टेंशन किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स? कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। अणुओं के बीच में जो आपके ससंजक बल होते हैं ना, उसकी वजह से कोहेसिव फोर्स हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? बी पार्ट इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोहेसिव फोर्स आंसर दिया, भाई बहुत अच्छे। आपको पता है दो प्रकार के फोर्स होते हैं, एक होता है कोहेसिव, एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव का मतलब होता है एक जैसे अणुओं के बीच में होने वाला फोर्स। एडहेसिव का मतलब जैसे एडहेसिव ग्लू होती है ना, अलग अलग अणुओं के बीच में लगने वाला फोर्स। तो क्या करती है ना, अलग अलग तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उनको आपस में जोड़ देती है। ठीक है, बहुत अच्छे पूजा मौर्य, बहुत अच्छे। ससंजक बल, बहुत अच्छे। गुड इवनिंग दिनेश। ठीक है, बहुत अच्छे यार, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 गाइस ऑन योर स्क्रीन। एक बहुत ही अच्छे एनिमेटेड माध्यम से आपके लिए लेक्चर्स तैयार किए हैं मैंने स्पेशली, ताकि आप कंसेप्ट को समझ सके कि कंसेप्ट क्या है। एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि अगर एक पर्सन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो वो आती हुई और जाती हुई ट्रेन की आवाज सुनता है। द विसल हर्ड इज बिकॉज ऑफ। रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति आने जाने वाली ट्रेनों की सीटी सुनता है। सुनाई देने वाली सीटी डैश है। द सेम इन बोथ केसेस, यानी कि जब ट्रेन जा रही है और जब ट्रेन आ रही है, तो दोनों में वो सेम होगी। बी पार्ट ऑफ हाइयर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, ट्रेन आने पर अधिक तीव्रता की होगी। ऑफ हाइयर पिच व्हेन ट्रेन अराइव, ट्रेन आने पर उच्च पिच की होगी। डी पार्ट ऑफ हाइयर पिच व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स, ट्रेन जाने पर उच्च पिच की होगी। क्या लगता है स्टूडेंट्स, क्या आंसर बनेगा? जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स, इसका प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा? देखिएगा यार, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है और एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से जाती है, तो ये जो एस्पेक्ट बनता है ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने का और ट्रेन के प्लेटफॉर्म से जाने का, इसे हम एक नाम से जानते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स डॉपलर का प्रभाव। इसे कहा जाता है डॉपलर का प्रभाव। इसे हम डॉपलर के इफेक्ट के नाम से जानते हैं। आपको यह पता है कि अगर आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और ट्रेन आपको अप्रोच कर रही है, तो बेसिकली ट्रेन की जो आवाज होगी ना, वो आपको तेज सुनाई देगी। तो ऑफ हाइयर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, यानी कि बी पार्ट इस प्रश्न का आपका सही उत्तर बन जाता है। मतलब जब ट्रेन आ रही होगी ना, तो आपको उसकी आवाज जो होगी वो बेसिकली आपको तेज सुनाई देगी, ऑफ हाइयर इंटेंसिटी सुनाई देगी व्हेन द ट्रेन इज अराइविंग। तो सिंपल सी बात हम करते हैं कि जब एक ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ रही है, तो उसकी आवाज आपको तेज सुनाई देगी एज कंपेयर टू जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को लेफ्ट कर रही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा? बी पार्ट इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाता है। बी पार्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है ना यार, कि क्वेश्चन कैसा भी घुमा फिरा के आपसे पूछ ले, अगर आपने छोटी छोटी बातें जान ली ना, तो आप आंसर आराम से दे पाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ले आते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। चले, क्वेश्चन नंबर 105, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत कुछ सिखाकर आपको यहां से जाएगा। द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? आपको बताना है प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा होता है। व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, प्रकृति का सबसे मजबूत बल कौन सा है। देखिएगा, यहां पर बात की गई है कि ये वीकेस्ट है, मतलब सबसे कमजोर है, और हम इसे डिवाइड कर रहे हैं कमजोर से लेकर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तक, सबसे मजबूत बल तक। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? कमजोर से लेकर मजबूत बल के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं स्टूडेंट्स, चार मूलभूत बल है, चार मूलभूत बल होते हैं। 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, 4 मूलभूत बल होते हैं। कौन कौन से होते हैं अगर मैं आपसे पूछ लूं, तो पहला होता है गुरुत्वाकर्षण बल। यह सबसे कमजोर बल होता है। पूछ लिया जाता है स्टूडेंट सबसे कमजोर बल कौन सा है, तो आप कहेंगे गुरुत्वाकर्षण है। उसके बाद कौन सा आता है, तो आप कहेंगे कमजोर नाभिकीय बल,
इसे कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, कमजोर नाभिकीय बल। इसे कहा जाता है कमजोर नाभिकीय बल। फिर आता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल। और फिर लास्ट में आ जाता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, यानी कि मजबूत नाभिकीय बल। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, आपको बस ये ऑर्डर पता होना चाहिए, दैट इज फ्रॉम वीकेस्ट टू द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो आप कहेंगे कि सर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स जो है प्रकृति का, सबसे मजबूत बल जो है प्रकृति का, वो आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो आपका परमाणु का बल होता है। वो कौन सा होता है? परमाणु का बल होता है, यानी कि सी पार्ट इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। गुड इवनिंग रवीश, ये क्लास आपकी 7 बजे से चल रही है और हम आज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पूरा का पूरा फिजिक्स का कोर्स हम यहां पर फिनिश कर चुके हैं। अब हम देखने जा रहे हैं कुछ शानदार फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम का ब्रेक थ्रू बनाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने लेकर आएंगे। पूछा गया, इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर इज यूज्ड एज, नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का इस्तेमाल किसकी तरह से किया जाता है? तो पूछा जाए किसके बारे में स्टूडेंट्स? हैवी वाटर के बारे में। तो यहां पर आपको साफ साफ दिखाया गया है कि हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। हैवी वाटर का फॉर्मूला D2O होता है। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? इसे हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। और सुन लीजिएगा कि इसका काम क्या होता है। ये हमारे हैं परमाणु रिएक्टर, ये है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर। यहां पर हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसका? D2O का। तो यहां से ना तेजी से ना न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं, यहां से ना तेजी से न्यूट्रॉन आ रहे होते हैं। हम चाहते हैं कि जो तेजी से आते हुए न्यूट्रॉन है ना, उनकी चाल को, उनकी स्पीड को ना हम कंट्रोल कर दें, हम उनकी चाल को नियंत्रित कर दें। जो न्यूट्रॉन है ना, वो बहुत तेजी से आ रहे होते हैं जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है, और हम चाहते हैं कि हम इन न्यूट्रॉन की चाल को क्या कर दें? नियंत्रित कर दें, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम न्यूट्रॉन की चाल को क्या कर दें? नियंत्रित कर दें। तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हैवी वाटर का। और स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दे दिया है। इसका मतलब होता है कि हैवी वाटर का इस्तेमाल एक मॉडरेटर की तरह किया जाता है, एक मध्यस्थ की तरह किया जाता है। मॉडरेटर क्या होता है? जो स्पीड को मॉडरेट कर दे, जो स्पीड को कंट्रोल कर दे। तो तेजी से न्यूट्रॉन आ रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर की तरफ, हम चाहते हैं कि हम उनकी चाल को नियंत्रित कर दें। तो हम इस्तेमाल किसका कर रहे हैं? हम इस्तेमाल कर रहे हैं हैवी वाटर का, भारी जल का, जिसका फॉर्मूला D2O होता है, रासायनिक नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, ठीक है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 107, बहुत ही प्यारा प्रश्न है स्टूडेंट्स। ये देखिएगा, नेचर ऑफ द फ्यूज वायर आपसे पूछा गया। कहा जा रहा है फ्यूज तार की प्रकृति क्या होती है? व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्यूज वायर? जो फ्यूज वायर इस्तेमाल की जाती है ना, आपने देखा है घर में फ्यूज लगा होता है, उसके अंदर एक तार होती है। वो जो फ्यूज वायर होती है ना, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। बहुत अच्छे आशु, बताएंगे आंसर इस क्वेश्चन का क्या होना चाहिए? फ्यूज तार की प्रकृति क्या है? क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, मतलब उसका गलनांक बिंदु कम होना चाहिए? क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए? क्या उसकी चालकता उच्च होनी चाहिए, या इनमें से कोई भी नहीं? व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर? बहुत अच्छे अमित कुमार, बहुत अच्छे। नहीं, ऐसा नहीं है निर्मल सिंह। जब मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब कुछ ऐसा है कि जो मुझे आपको वैसे देना चाहिए, तब मैं आपको वो भी चीज प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हैं। देखिएगा, अगर हम फ्यूज की वायर के बारे में बात कर रहे हैं, तो फ्यूज की वायर एक मिश्र धातु की बनती है, एक एलॉय की बनती है। टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर हम उस मिश्र धातु के बारे में बात करें तो स्टूडेंट उसका नाम बनता है सोल्डर, उसका नाम बनता है टाका। सोल्डर उसका नाम बनता है। और सोल्डर दो तत्वों का कॉम्बिनेशन बनता है, एक होता है लेड और एक बनता है टिन। इन दोनों से मिलकर फ्यूज की वायर का निर्माण होता है। और याद रखेगा,
फ्यूज की वायर का मेल्टिंग पॉइंट ये हम पढ़ चुके हैं कम होता है, लेकिन प्रतिरोध ज्यादा होता है। प्रतिरोध ज्यादा होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्यों कम होता है? क्योंकि ये पहले खुद मेल्ट हो जाती है और आपको मेल्ट होने से बचा लेती है। ये खुद मेल्ट हो जाती है और आपको मेल्ट होने से बचा लेती है। स्टूडेंट्स देखिएगा, अदरवाइज आपकी भी इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी और आप पिघल कर निकल लेंगे। तो याद रखिएगा, फ्यूज की जो वायर होती है ना, उसका गलनांक बिंदु बहुत कम होता है। इसका मतलब है ये जल्दी मेल्ट हो जाएगी और आपको बचा लेगी मेल्ट होने से। ठीक है, बिल्कुल सही, लो मेल्टिंग पॉइंट। ए पार्ट इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनता है। बहुत अच्छे आशु। सोल्डर नाम की मिश्र धातु से फ्यूज की तार बनती है, जो कि दो तत्वों का कॉम्बिनेशन है। वन इज लेड, अनदर वन इज टिन, यानी कि पीबी और एसएन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। इलेक्ट्रिकल करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, आयंस या होल? इसको तो आप जल्दी से उड़ा देंगे, जल्दी से बताएंगे स्टूडेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट किसके प्रवाह के कारण होता है? इलेक्ट्रॉन्स के कारण, प्रोटॉन्स के कारण, आयंस के कारण या होल्स के कारण? गुड इवनिंग तेजाराम, स्वागत है आपका, आप लेट हैं। बहुत अच्छा अरविंद कुमार, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बताएंगे इलेक्ट्रिक करंट इन अ मेटल वायर इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ। एक धातु के तार में इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह किसके कारण होता है? क्या इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, क्या प्रोटॉन्स के कारण होता है, क्या आयंस के कारण होता है या फिर होल्स के कारण? क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए? बताएंगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स या फिर आयंस या होल? इलेक्ट्रिक करंट किसी भी मेटल की वायर में जब फ्लो करता है तो उसके फ्लो होने के पीछे का कारण क्या होता है? एनिमेटेड कंसेप्ट स्टूडेंट्स आपके लिए। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि किसी भी मेटल की वायर में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो आपको पता है कि वो जो फ्लो होता है वो बेसिकली किसकी वजह से होता है? तो आप कहेंगे सर वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। वो बेसिकली किसकी वजह से होता है स्टूडेंट्स? वो बेसिकली आपका इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो जब भी देखिएगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो हम कह रहे हैं कि करंट फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना ही क्या कहलाता है? करंट का फ्लो होना कहलाता है। और आपको ये बात बखूबी पता है कि इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नकारात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, नकारात्मक होता है और इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जे थॉमसन ने किया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से सॉल्व करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनना चाहिए। अ मैचस्टिक स्ट्रक ऑन अ मैच बॉक्स कैचेस फायर इजीली बिकॉज। एक माचिस की तिल्ली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने से आसानी से आग लग जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? फ्रिक्शन में कॉज फायर, घर्षण से आग लग सकती है बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रतिक्रिया की वजह से। फोर्स हीटेड द मैचस्टिक, कहा गया बल के कारण माचिस की तिल्ली गर्म हो गई, या फिर इनमें से कोई नहीं? क्या लगता है क्या आंसर आएगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। आपको पता है कि एक माचिस की तिल्ली को माचिस के डब्बे पर रगड़ने से स्टूडेंट्स आग लग जाती है। पूछा गया कि अगर ये आग लग रही है तो इसके पीछे का कारण क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ये आपको बताना है। बताएंगे स्टूडेंट्स What is the reason behind that? साथ ही साथ मैं आपको एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन यहां से प्रोवाइड कर देता हूं कि अगर हम बात करते हैं एक माचिस की तिल्ली के बारे में, तो माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फास्फोरस होता है। आपको पता है माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फास्फोरस होता है। काफी बार एग्जाम में आ चुका है। माचिस की तिल्ली के सिर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? मैचस्टिक हेड, माचिस की तिल्ली के सिर पर कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपका आंसर बनेगा कि माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फास्फोरस पाया जाता है। और इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा कि जब फ्रिक्शन होता है तो उससे आग लग जाती है। आपको पता है अगर आप अपने दोनों हाथों को साथ में रगड़ेंगे, अगर आप दोनों हाथों को एक साथ रगड़ते हैं तो उसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे ही जब माचिस की तिल्ली को माचिस के डब्बे पर रगड़ा जाता है तो घर्षण की वजह से स्टूडेंट्स हीट प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन की वजह से स्टूडेंट्स ऊष्मा यानी कि हीट का प्रोडक्शन होता है जिससे आग लग जाती है। ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत बढ़िया। तो ए पार्ट इस प्रश्न का उत्तर होगा। और साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है कि माचिस की तिल्ली के सिर पर लाल फास्फोरस पाया जाता है। चलेगा, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1110 गाइस ऑन योर स्क्रीन।
आपने देखा है कि टायर के ऊपर कुछ इस तरह की ट्रेडिंग की जाती है। आपको पता है टायर्स के ऊपर, देखिएगा ध्यान से, मैंने आपको यहां पर विजुलाइज करवाया है इस चीज को ताकि आप इसे महसूस कर सके, आप इसे समझ सके कि टायर्स का अगर हम देखें तो टायर के ऊपर इस तरह का एक सरफेस हमें देखने को मिलता है, एक ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है। टायर्स आर ट्रेडेड टू, टायर को क्यों ट्रेड किया जाता है? ए ऑप्शन, टू लुक गुड, अच्छा दिखने के लिए, इंक्रीज फ्रिक्शन, घर्षण बढ़ाने के लिए, इंक्रीज इट्स लॉन्जेविटी, इसकी लंबी उम्र बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टायर, टायर के वजन को बढ़ाने के लिए। क्या लगता है स्टूडेंट्स क्या आंसर आएगा? जल्दी से बताएंगे। सारे स्टूडेंट्स कमेंट करके बहुत अच्छा कर रहे हैं, बताएंगे टायर्स को क्यों ट्रेड किया जाता है। इसे कहते हैं ट्रेडिंग। आप यहां देख रहे हैं लाइनें होती हैं टायर के ऊपर, तो ये जो लाइनें होती हैं ये क्यों प्रोवाइड की जाती है, ये आपसे पूछा गया, ताकि टायर अच्छे दिखें, ताकि घर्षण को हम बढ़ा सकें, टू इंक्रीज इट्स लॉन्जेविटी या टू इंक्रीज द वेट ऑफ द टायर। बिल्कुल सही यार, हम चाहेंगे ना कि घर्षण बढ़े, क्योंकि आपको पता है घर्षण एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स है। ये घर्षण ही है जिसकी वजह से अगर आप लिखते हैं तो लिखने के बाद रुक जाते हैं। अगर घर्षण ना हो तो आप लिखना शुरू करें, आप लिखते ही चले जाएं। आपने एक बार जंप किया, आप हमेशा के लिए फुश नीचे ही ना आए। तो हम ये चाहेंगे ना कि जो गाड़ी है, जो ऑटोमोबाइल्स हैं, जो वाहन हैं, वो रोड पर आसानी से चल पाए, उनको घर्षण मिले, क्योंकि घर्षण एक अपोजिंग फोर्स है जो नेचर में लगता ही लगता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल काम करता ही करता है, और वो बल है आपका घर्षण का बल। तो हम क्या चाहेंगे ना, हम ये चाहेंगे कि हम इस घर्षण को क्या कर लें, हम चाहेंगे हम इस घर्षण को इंक्रीज कर लें। तो घर्षण बढ़ाने के लिए टायर्स को क्या किया जाता है, टायर्स को ट्रेड किया जाता है। टायर्स को क्या किया जाता है स्टूडेंट्स? ट्रेड किया जाता है। तो टायर्स को क्यों ट्रेड किया जाता है? टायर्स को इसलिए ट्रेड किया जाता है ताकि घर्षण को बढ़ावा मिले, ताकि घर्षण को इंक्रीज किया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छे ग्रिप पकड़े ताकि ये रोड के साथ, आशु का कहना है बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छे। ठीक है, बिल्कुल रजनीश, अब तक की सारी पीडीएफ भी अपलोडेड हैं, आप देख सकते हैं, और आज की क्लास की भी पीडीएफ क्लास के खत्म होने के बाद अपलोड हो जाएगी। ठीक है, कोई भी परेशान नहीं होगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छे, आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए बहुत ही अच्छे एनिमेशन के साथ आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, और इनफैक्ट वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन जो आप इसे कह सकते हैं। बताएंगे स्टूडेंट्स कमेंट करके इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनना चाहिए। Sliding friction is a part smaller than the rolling friction, greater than the rolling friction, equal to the rolling friction, या none of the above। क्या लगता है क्या आंसर आएगा? बिल्कुल राहुल, आप चेक कर सकते हैं, बहुत अच्छे। बताएंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से कम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन के बराबर होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। पूछा गया फिसलन घर्षण रोलिंग घर्षण की तुलना में कम होता है, ज्यादा होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। देखिएगा स्टूडेंट्स, तीन प्रकार के घर्षण होते हैं, तीन प्रकार के घर्षण होते हैं। पहला घर्षण क्या होता है ना स्टूडेंट्स, पहला घर्षण होता है जिसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसे कहते हैं स्थित घर्षण। ये तब लगता है जब एक वस्तु विराम की अवस्था में होती है। ये कब लगता है? जब एक वस्तु विराम की अवस्था में होती है, इसे कहा जाता है स्थित घर्षण। फिर आता है दूसरा घर्षण जिसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जिसे कहा जाता है स्टूडेंट्स सर्पीय घर्षण। स्लाइड जब करता है ये, तो इसे कहते हैं सर्पीय घर्षण, आप देख सकते हैं। और जब एक वस्तु रोल करती है ना, तो उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे आपको पता है गाड़ियों के सर्कुलर टायर होते हैं, तो उस टाइम पे लगता है लॉटनिक घर्षण, रोलिंग फ्रिक्शन आपका यहां पर काम करता है। कौन सा घर्षण? लॉटनिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन आपका यहां पर काम करता है। तो तीन तरह के घर्षण हो गए भाई। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तब लगता है जब वस्तु रेस्ट पर है। एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, तो तब लगता है जब एक वस्तु स्लाइड कर रही है। और तीसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन, जो तब लगता है जब एक वस्तु क्या कर रही है? रोल कर रही है। क्या कर रही है? रोल कर रही है। ठीक है, बहुत अच्छे। अब देखो यार, कंसेप्ट समझना, सबसे ज्यादा जो घर्षण होता है ना, वो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जब एक वस्तु रेस्ट पर है ना, तो सबसे ज्यादा घर्षण काम करता है। फिर आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे लास्ट में आता है रोलिंग फ्रिक्शन। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है या कम है, तो आप कहेंगे सर अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द रोलिंग फ्रिक्शन। आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा आपका स्थित घर्षण होता है, इसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है, इसके बाद रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में, तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है, देखो यार, जब कोई भी
ऑटोमोबाइल के टायर्स जो होंगे वो रोड के साथ कांटेक्ट बनाएंगे ना, तो सिर्फ एक ये पॉइंट कांटेक्ट बना रहे हैं। और पॉइंट कांटेक्ट की तुलना में अगर हम बात करें, जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है ना, तो जब वो स्लाइड कर रहा है तो वो ज्यादा एरिया ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, लेकिन जब वो रोल कर रहा है ना तो वो कम एरिया ऑफ कांटेक्ट बना रहा है। इस वजह से याद रखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से ज्यादा होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा रोलिंग फ्रिक्शन से क्या होता है, ज्यादा होता है। इस बात को समझेंगे बहुत अच्छे। और ये ऑर्डर याद रखना, सबसे ज्यादा कौन सा होता है, स्थित घर्षण, फिर कौन सा होता है स्लाइडिंग, एंड देन हो जाता है रोलिंग। एक और अच्छा सा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपके लिए एक खास एनिमेशन के साथ कह रहे, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट, ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है। आपके ऑप्शन है 0.01 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। गाइस ये रियली बहुत फनी है। ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताएंगे मतलब जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं ना, तो मेरी आवाज आपके कानों में कितने समय के लिए रहेगी, ये आपको कमेंट करके बताना है। फटाफट से सारे स्टूडेंट्स एक बार जल्दी से लिख के बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनना चाहिए। स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से आप सभी आंसर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बताएं स्टूडेंट्स। बताएं स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्वनि का संवेग हमारे मस्तिष्क में लगभग कितने समय तक रहता है, तो स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि साउंड हमारे कानों में जो रहती है उसका जो परसिस्टेंस बनती है हमारे मस्तिष्क में, वो 0.1 सेकंड के लिए बनता है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0.1 सेकंड आंसर दिया, भाई कांग्रेचुलेशन, बिल्कुल सही कर रहे हो। सी पार्ट इस प्रश्न का सही उत्तर निकल कर आता है। बहुत अच्छे यार, चलेगा। एक और अगला अच्छा सा प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। क्यूरी पॉइंट क्या होता है, क्यूरी पॉइंट किस तरह का तापमान है, ये एक अच्छा क्वेश्चन कंसीडर होता है स्टूडेंट्स। और अगर आपने पढ़ रखा होगा ना, तभी आप इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। क्यूरी पॉइंट वह तापमान है जिस पर ए पार्ट मैटर बिकम्स रेडियो एक्टिव, पदार्थ रेडियोधर्मी हो जाता है। अ मेटल लूजेस इट्स परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, धातु अपने स्थायी चुंबकीय गुणों को खो देता है। अ मेटल लूजेस कंडक्टिविटी, एक धातु चालकता खो देती है। या ट्रांसम्यूटेशन ऑफ मेटल होकर धातु का संचारण हो जाता है। बताएंगे स्टूडेंट्स इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बनेगा। बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी। क्यूरी पॉइंट किस प्रकार का तापमान है। अच्छा, क्यूरी से याद आया, आपको बता दूं कि जो क्यूरी है ना, वो रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट है। आपको ये बात पता है कि अगर मैं क्यूरी के बारे में बात करता हूं, तो क्यूरी जो है ना, वो रेडियो एक्टिविटी की ऐसा यूनिट है, रेडियो सक्रियता की ऐसा यूनिट बनती है। अगर मैं आपसे पूछ लूं रेडियो सक्रियता की ऐसा यूनिट बताएं, तो रेडियो सक्रियता की ऐसा यूनिट क्यूरी बनती है। भाई रेडियो सक्रियता की ऐसा यूनिट क्या बनती है, क्यूरी बनती है। और इस प्रश्न का सही उत्तर बी बनता है। तो याद रखिएगा क्यूरी पॉइंट क्या है, एक ऐसा तापमान है जिस पर धातु अपने स्थायी गुणों को लूज कर देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका बी बन जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाएगा भाई, बी पार्ट बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली याद रखेंगे क्यूरी पॉइंट क्या है। क्यूरी पॉइंट एक ऐसा तापमान है जिस पर कोई भी धातु अपने स्थायी चुंबकीय गुणों को खो देता है। एट विच अ मेटल लूजेस इट्स परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जिस पे कोई भी धातु अपने चुंबकीय गुणों को क्या कर देता है, लॉस्ट कर देता है। बहुत अच्छे, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छा एनिमेशन के माध्यम से आपके सामने एक खूबसूरत सा एनिमेशन दिखाया गया है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि अगर एक व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। पूछा गया व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर, व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग द कलर। व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है, रंगों को अलग करने की विधि क्या है। ए ऑप्शन बाय पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म, इसे प्रिज्म से पास करें। बी ऑप्शन बाय फिल्ट्रेशन, निस्पंदन करना। कांट बी सेपरेटेड, अलग अलग नहीं किया जा सकता, या बोथ ए एंड बी। क्या लगता है क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे, जल्दी से एक बार कमेंट करके सारे स्टूडेंट्स बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए।
बिल्कुल तेजाराम, न्यूमेरिकल भी डिस्कस होंगे, इनफैक्ट हर कुछ डिस्कस होगा, न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी दोनों ही हम यहां पर डिस्कस करेंगे और डेली प्रैक्टिस करेंगे रवीश, ठीक है, बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। बताएंगे क्या लगता है क्या आंसर आएगा। देखो यार स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, आपको पता है व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है और जब हम इस व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो ये 7 रंगों में टूट जाती है। व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होने पर स्टूडेंट 7 रंगों में टूट जाती है, तो बाय पासिंग इट थ्रू अ प्रिज्म, प्रिज्म से पास कर कर आपको पता है जो व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बनी है उसके हर एक कलर को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, इसे हम अलग अलग कर सकते हैं। तो मेथड क्या रहता है, इसे प्रिज्म से पास करें और आप इसे अलग अलग करें और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे डिस्पर्जन कहते हैं, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वर्ण विक्षेपण का, जिसका मतलब होता है कि एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है ना तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। एक व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है ना तो वो 7 रंगों में टूट जाती है, इसी को हम वर्ण विक्षेपण के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रखेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। पूछा गया है कि एक स्पष्ट गूंज सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने, एक स्पष्ट गूंज अगर आपको सुननी है तो न्यूनतम दूरी आप कितनी लेंगे। 165 फीट, 165 मीटर, 16.5 फीट या फिर 17.2 मीटर। अगर आपको एक स्पष्ट गूंज सुननी है और रजत थोड़ा सा स्पेसिफाई करें कि आप क्या पूछना चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि आप क्या पूछना चाहते हैं। बताएं। बहुत ही अच्छे कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स की एक गूंज सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए। क्या ये 165 फीट होनी चाहिए, क्या ये 165 मीटर होनी चाहिए, क्या ये 16.5 फीट होनी चाहिए या 17.2 मीटर की होनी चाहिए। आपको पता ना गूंज का मतलब होता है ध्वनि का टकराकर बार बार सुनाई देना। गूंज का मतलब होता है ध्वनि का टकराकर बार बार सुनाई देना। जब एक साउंड टकराकर बार बार सुनाई देती है तो उसे गूंज कहते हैं ना। तो अगर मैं इस गूंज के बारे में बात करूं तो अगर आप इस गूंज को क्लियरली सुनना चाहते हैं तो कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए पता है, कम से कम दूरी होनी चाहिए 17.2 मीटर की। कम से कम दूरी होनी चाहिए कितनी, 17.2 मीटर की। तो राइट आंसर बन जाता है कि 20 डिग्री के सेंटीग्रेड के तापमान पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर कम से कम दूरी आपकी कितनी होनी चाहिए, 17.2 मीटर की होनी चाहिए। तभी आप क्लियरली जो गूंज है ना उसे सुन पाएंगे। तो अगर आपको गूंज सुननी है कम से कम दूरी स्रोत और परावर्तक पृष्ठ के बीच की 17.2 मीटर की होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल प्रवीण, आप जॉब वाले हैं तो डेफिनेटली आप जॉब के साथ साथ मैनेज कर सकते हैं। जस्ट आप कुछ टाइम निकालकर अपने एग्जाम को दें, आप डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है प्रवीण, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अगर आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। ठीक है, बहुत अच्छे, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अ कट डायमंड स्पार्कल बिकॉज ऑफ, एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? कठोरता की वजह से, उच्च अपवर्तनांक सूचकांक की वजह से, एमिशन ऑफ लाइट बाय द डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन, या एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश का अवशोषण। आपको पता है एक तराशा हुआ हीरा चमकता है, उसके पीछे का रीजन क्या रहता है? बिल्कुल रजत श्रीवास्तव, डेफिनेटली कट डायमंड स्पार्कल, एक तराशा हुआ हीरा किसकी वजह से चमकता है? अपने कठोरता की वजह से, उच्च अपवर्तनांक सूचकांक की वजह से, एमिशन ऑफ द लाइट बाय द डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश के उत्सर्जन की वजह से, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय द डायमंड, हीरे द्वारा प्रकाश के अवशोषण की वजह से। एक तराशा हुआ हीरा क्यों चमकता हुआ हमें दिखाई देता है? ठीक है, बहुत अच्छे रिजवान, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि एक जो कट डायमंड होता है, ये हमने पढ़ा है लाइट के चैप्टर में, वो इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि यहां पर एक फिनोमेना होता है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं TIR। इसे कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहा जाता है स्टूडेंट्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसे कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की
नाम से जाना जाता है, इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन का नाम दिया जाता है। तो याद रखेंगे डायमंड का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है, और अगर मैं आपसे पूछ लूं कितना होता है तो आपको पता है वो 2.42 होता है। इसकी वजह से जब लाइट डायमंड के अंदर एंटर करती है ना, तो एंटर करने पर इसके हर एक कॉर्नर से स्ट्राइक कर फिर बाहर आती है, इसलिए तराशा हुआ हीरा ना आपको चमकता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि लाइट एक बार जब इसके अंदर घुस जाती है ना तो बाहर आने से पहले मल्टीपल टाइम रिफ्रैक्ट करती है। बहुत अच्छे तेजाराम, बहुत अच्छे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आंसर दिया है बी पार्ट हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत अच्छा कर रहे हैं। 2.42 का इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, ठीक है, जो कि सबसे हाई कंसीडर होता है। इस वजह से एक तराशा हुआ हीरा आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। और अगर मैं आपसे फिनोमेना का नाम पूछ लूं, प्रक्रिया का नाम पूछ लूं, तो आंसर बन जाता है आपका TIR, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दैट इज व्हाट वी कॉल एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, बहुत अच्छे, चलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते हैं, बटर पेपर किसका एग्जांपल है? बटर पेपर किस तरह का एक ऑब्जेक्ट है? क्या ये ट्रांसपेरेंट है, क्या ये ट्रांसलूसेंट है, क्या ये ओपेक है, या फिर ल्यूमिनस है? बताएंगे बटर पेपर किस तरह का उदाहरण बनता है, बटर पेपर किस तरह का एग्जांपल है। आपको पता है ट्रांसपेरेंट वो होता है जिससे प्रकाश पूरी तरह गुजर सकता है, मतलब प्रकाश को पूर्णतः अलाउ करता है, पूर्णतः अलाउ करता है। ट्रांसलूसेंट वो होता है जिससे प्रकाश थोड़ा सा गुजर सकता है, प्रकाश सिर्फ थोड़ा सा पास हो सकता है, थोड़ा सा गुजर सकता है। ओपेक वो होता है जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता, जिससे प्रकाश पास नहीं हो सकता। तो बटर पेपर ना थोड़े से प्रकाश को जाने देता है, तो वो ट्रांसल्यूसेंट होता है। वो कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट होता है। तो बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा, बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। रतन महातो आप बहुत लेट हैं, बट क्लास को जरूर देख लेना, ठीक है। बहुत अच्छे प्रवीण, बिल्कुल सही, मोटिवेटेड रहिएगा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। और किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप में से किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो प्रिपरेशन को लेकर, या फिर बेसिकली आपको किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं, तो वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। जस्ट आप अपने सिलेक्शन लीजिएगा, उसके आपकी पूरे एग्जामपुर की टीम आपके साथ यहां पर खड़ी है, ठीक है। बहुत अच्छे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या बन जाता है भाई? ट्रांसल्यूसेंट है। बटर पेपर किस तरह का एग्जांपल है? एक ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट का एग्जांपल बन जाता है, ठीक है, चलेगा। तो ये थे आज के कुछ शानदार फिजिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके लिए मैं यहां पर स्पेशली लेकर आया, ताकि आपको समझ में आए कि कंसेप्ट्स कितना इंटरेस्टिंग है। जल्दी से बताएं आज की क्लास में स्कोर क्या रहा। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम आज की क्लास यहीं पर फिनिश करेंगे। अराउंड हमने 17 क्वेश्चंस आज यहां पर डिस्कस किए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल की क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे कुछ शानदार फिजिक्स के PYQ, आई मीन टू से प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवालों के साथ। ये सारे के सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल है, या फिर कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिन्हें मैंने स्पेशली इस क्लास में पिरोया है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, और आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपकी फिजिक्स बहुत ही अच्छी हो, इसलिए हर एक कंसेप्ट पर हम ध्यान देंगे। कल की क्लास में भी जब आप लाइव आएंगे तो एक बार अपने पूरी की पूरी फिजिक्स को देख कर आए। आपने जो नोट्स बनाए हैं अपने हाथों से लेके हैं, जो भी PDF से आप पढ़ रहे हैं, उन्हें एक बार देख कर आए, उन्हें एक बार रिवाइज कर आए। यकीन मानिएगा बहुत मदद मिलेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, नॉलेज बढ़ेगी, और साथ ही साथ जो कंसेप्ट्स हमने अब तक पढ़े हैं ना, वो इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपके रिवाइज हो जाएंगे, और आप पहले से धीरे धीरे करते हुए अपने अंदर इंप्रूवमेंट और चेंज देखेंगे, ठीक है। कोई बात नहीं, किसी भी स्टूडेंट को घबराने की बिल्कुल नहीं जरूरत है, ठीक है। आप बस पढ़ते रहिएगा, ठीक है, और इसी तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहां पर सॉल्व करते हुए चलेगा। तेजाराम न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करेंगे और थ्योरी भी सॉल्व करेंगे। आज थोड़ा सा हमने थ्योरी के क्वेश्चन ले लिए, अगली बार न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, ठीक है, चलेगा। तो आज की क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, मिलेंगे कल की क्लास में एक बार फिर से आपके सामने कुछ शानदार फिजिक्स के क्वेश्चंस को लेते हुए। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या गाइस डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वरी टाइम इनटू स्टडी टाइम। बाय बाय।